हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से एक तरह से कहा जाए तेल की लाइफलाइन है दुनिया भर की, वहां युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल कह रहा है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत बेहतर दोस्त है। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले मोदी जी वहां गए थे। 8 जहाज़ों को परमिशन मिली है, उसमें से 2 जहाज़ इंडिया के हैं। एलपीजी हिंदुस्तान आ गई है। प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि संभवतः किसी को फ़ोन करेंगे तो वहां से काम हो सकता है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने कितना प्रेशर दिया हुआ था कि आप रशिया और ईरान से तेल बंद करिए। आप क्या चीन जाना चाहेंगी? सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश बचता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट है। हाँ, इस ये युद्ध को रोकने की अगर हाँ। किसी में काबिलियत है तो वो सिर्फ इस समय हिंदुस्तान में है। शरणार्थियों से दुनिया परेशान है। हम रोहिंग्याओं को रोक रहे हैं, इसका मतलब इसे नहीं कि भारत में ही हो रहा है। ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सेना का एक तरह से कहें कि सुप्रीम कमांडर, उसकी इमेज को आप देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री की भी इमेज देखिए। पूरा मिडल ईस्ट से लेकर तमाम लोग उनको क्या मानते हैं। एक आदमी से अपील की जा रही है कि ये आदमी कर सकता है नई दिल्ली में बैठा हुआ। ये अपने आप में बड़ी ताकत है। दुनिया में इतिहास रहा है कि दंभी, घमंडी और बदतमीज राजाओं को इतिहास ने याद नहीं रखा है। ट्रंप भी उसी तरह से जाएंगे। जैसे ईरान ने कह दिया कि हम दुनिया के उन तमाम स्थानों पर हमला करेंगे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। ट्रंप को दुनिया याद नहीं रखेगी। ट्रंप को दुनिया हमेशा बड़बोले, घमंडी, अनकूथ, अनसिविलाइज्ड एक लीडर के तौर पर याद करेगी। नमस्कार, पांच जने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैली हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से एक तरह से कहा जाए तेल की लाइफलाइन है दुनिया भर की, वहां युद्ध छिड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की सकते में है कि क्या हो रहा है। हर जगह तनाव है, लेकिन इसी बीच भारत के 2 जहाज उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलकर भारत तक आ जाते हैं, जहां से कोई भी जहाज निकलने से डर रहा है, वो भी ईरान की मर्जी से। इसके अलावा जो 22 जहाज फंसे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे बातचीत के जरिए वहां से निकाले जाने की कोशिश भारत सरकार लगातार कर रही है। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया के देशों में जहां ईरान के हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल में हमले हो रहे हैं, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, पूरा देश सांसें अटकाए इस युद्ध को देख रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी कूटनीति, जिसकी विदेश नीति आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है और विश्व शांति की ओर दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा हो रहा है और ये कहने के पीछे के कारण क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अनुराग पुनेठा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इस पूरे युद्ध में कोई एक देश है जो बात कर रहा है, चाहे वो वॉशिंगटन में बात करनी हो, तेल अवीव में बात करनी हो, या फिर आप बात कर लीजिए तेहरान में, हर तरफ फोन किए जा रहे हैं, सबसे शांति बनाए रखने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि ये बात सुनी भी जा रही है। इस पूरे मामले में भारत की इस विदेश नीति को किस तरह से देखा जाए, वो भी तब जब यहाँ बैठे हुए कई विपक्षी दलों के लोग और यहाँ तक कि कुछ एक विशेष मानसिकता, समुदाय, विचारधारा के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। चुप रहते हैं तो उनको दिक्कत है, बोलते हैं तो उनको दिक्कत है। लेकिन ये खामोशी और समय के साथ जब जब बोला है टाइमलाइन, उसको लेकर आप भारत की विदेश नीति को कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मुझे लगता है पिछले 100 सालों में, इनफैक्ट अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भी देखो तो ऐसी डिप्लोमेसी मुझे दिखाई नहीं देती है जहां पर दोनों वॉरिंग पार्टीज कह लीजिए या पक्ष कह लीजिए, उसमें एक देश की इतनी दखल हो कि वो इसको भी फ़ोन कर सकता है, इस पक्ष का भी विशेष दोस्त हो और ये उस पक्ष का भी विशेष दोस्त हो। ये भगवान कृष्ण की महाभारत का जैसा कुछ कुछ मामला है कि वो दोनों पक्षों में जाकर रात में किसी को भी कह सकते हैं। हालांकि अतिशयोक्ति लगेगा लोगों को, लेकिन आप सोचिए कि इजराइल कह रहा है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत बेहतर दोस्त है। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले मोदी जी वहाँ गए थे। तेहरान हमको, हमारे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगभग बंद है, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश नेटो को एक तरह से ब्लेम कर रहा है। ट्रंप नेटो को ब्लेम कर रहे हैं कि आप कायर हैं और आप वहाँ पर सुरक्षा नहीं दे पा रहे। दुनिया के तमाम देशों के जहाज़ वहाँ खड़े हैं। भारत के 2 जहाज़ों को, 8 जहाज़ों को परमिशन मिली है, उसमें से 2 जहाज़ इंडिया के हैं। एलपीजी हिंदुस्तान आ गई है। 2 जहाज़, जिसमें कि एक का नाम नंदा देवी है और एक का नाम शिवालिक है। ये 2 जहाज़ एलपीजी लेकर हिंदुस्तान के उस पर आ चुके हैं।
तो इस तरह की दखलंदाजी, इस तरह का रसूख रखने वाली किसी देश को मैं पिछले 100 सालों में तो नहीं देखता हूँ हम्म, डिप्लोमेटिकली। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ, ये कोल्ड वॉर के दौरान इस तरह की बातें नहीं हम्म, हुई। बाकी आप देख लीजिए, हम इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, उन्होंने 71 वॉर में, लेकिन उस दौरान अमेरिका से बिगड़ी हुई थी और अमेरिका ने अपना फ्लीट भेजा था। हम्म, भारत को क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है कि देखिए इस समय इकोनॉमी ऐसी है, फलाना ऐसा है, लेकिन पूरी दुनिया में आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम अखबार उठाइए, वो ये कहते हैं कि दुनिया के देश कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया ऐसा है या प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि संभवतः किसी को फ़ोन करेंगे तो वहाँ से काम हो सकता है। हम्म, और जो आपने ओपनिंग लाइन बोली है वो बिल्कुल इस समय भारत के फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पे जाती है कि वो तेहरान फ़ोन कर सकते हैं, वो तेल अवीव फ़ोन कर सकते हैं, वो वॉशिंगटन फ़ोन कर सकते हैं और वो मॉस्को फ़ोन कर सकते हैं। आप ये देखिए कि अमेरिका ने कितना प्रेशर दिया हुआ था कि आप रशिया और ईरान से तेल बंद करिए। तेल बंद नहीं किया और आखिर में जाकर जब बंद किया है, तो भी रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। आज भी हमारी बात सुनी जा रही है। ये अपने आप में ताकत इस बात की है कि हमने कितना मतलब कहते हैं ना कि नॉन अलाइन्ड स्पेक्टेटर की दुनिया में, जहाँ पे दुनिया के तमाम मुल्क जो कि भले ही भाग ना ले रहे हों, लेकिन वो इस समय स्पेक्टेटर की भूमिका में हैं। हम मल्टी अलाइन्ड पार्टनर हैं। हम इधर भी दखल रख रहे हैं और उधर भी रख रहे हैं। तो विदेश नीति पे तो मुझे लगता है कि कमाल का काम है और ये संभवतः मैं कह सकता हूँ कि दूरदृष्टि भी है और एक पूरी की पूरी विल पावर है एक देश के सरकार का कि हम जो करेंगे देश के लिए हित में करेंगे, जितना बेहतर हो सकता है करेंगे। नो डाउट बहुत सी परेशानियाँ आने वाली हैं। एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया में $100 से ऊपर पहुँच गया है जो ऑयल है। उसका असर भी पड़ेगा, उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने तैयारी शुरू करी है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारी बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इस मामले में तो सीना थोड़ा अच्छा लग रहा है और चौड़ा भी है और हमको अच्छा लग रहा है कि हमारी बात, हमारा रसूख बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। ऐसी सरकार पूरे दुनिया में पिछले तकरीबन 70-75 सालों में, 80 सालों में इस तरह का दखल तो मैंने नहीं देखा है। अगर हम बात करें जैसे इन चारों के अलावा जो सीधे तौर पे युद्ध पे जुड़े हुए देश हैं वो भी छोड़ दिए, रशिया से हमारा जो है दोस्ताना संबंध सालों से है, वो भी सही है। इसके अलावा जिन देशों पे हमले हुए हैं, भारत वहाँ भी फ़ोन कर रहा है, ओमान में भी बात कर ली, सऊदी में भी बात कर ली, ईरान जो है, ईरान के भी साथ भाई तुम्हारे यहाँ भी हमला हुआ है। ये सारी तस्वीर अगर हम देखें और ये युद्ध के बादल जब छटेंगे, उसके बाद भारत की इस विदेश नीति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत का कद आने वाले समय में इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे कहाँ दिखाई देता है और उसमें इसकी कूटनीति की क्या भूमिका रहेगी? और दूसरा सबसे बड़ी बात, भारत का एक बाजार भी बड़ा है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए और भारत की कूटनीति को देखते हुए और भारत के अंदर की स्थिरता को देखते हुए आपको लगता है कि ये पहला कदम दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आप इसको होलिस्टिकली सोचिए, एक में आप मान लीजिए किसी कंपनी की बहुत की मालकिन हैं और आप चाहती हैं कि मैं दुनिया में उस जगह इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे अच्छे रिटर्न्स हों। आज कहां जाना चाहेंगी आप? आप क्या चीन जाना चाहेंगी? जहां पर चीन में जब चाहे सरकार आप पर कब्जा कर लेगी, आपके इन्वेस्टमेंट को रोक देगी, वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहेगी। क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे जहां पर ट्रंप मागा के चलते आपको कल को क्या टैरिफ लगा दें आपको पता नहीं है? आप क्या मिडल ईस्ट में जाना चाहेंगी जहां का वॉलेटाइल स्थिति है? आप क्या यूरोप जाना चाहेंगी जहां पर खुद बटे हुए हैं, वो ना तो इधर जा पा रहे हैं ना क्या जा पा रहे हैं? रशिया में यूक्रेन का ऑलरेडी यूक्रेन वॉर और चल रहा है। यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है। ऐसे में लगभग अभी देखा जाए तो ऐसा देश अगर हिंदुस्तान मिलता है जो कि डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर सरकार एक तरह से आपको आने का रास्ता दे रही है और ऐसा माहौल है कि वो किसी का दुश्मन नहीं है, सबसे दोस्ती के विश्व मित्र की परफेक्ट भूमिका में इस समय मुझे भारत दिखाई देता है। तमाम चुनौतियों के बीच में उस उथल-पुथल भरे सागर के बीच में एक अपने जहाज़ को चलाए रखना ये अपने आप में बड़ा कमाल का काम है। अब अगर टर्म्स की अगर आप बात करें कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट किस तरह का है तो चाइना में हमने आपकी बात कर ही ली है। अमेरिका में लोग जाना वैसे नहीं चाह रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप ने क्या हाल किया है। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश बचता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट है। अपनी नेवी के शिप उन्होंने लगभग वहाँ एस्कॉर्ट करने के लिए भेजे हुए हैं। वो ईरान से भी दोस्ती कर रहा है। वो अमेरिका ने इतना प्रोवोक किया है। आप देखिए प्रोवोकेशन देखिए पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश प्रोवोक करने में पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका में ट्रंप ने दूसरे टर्म में आके प्रोवोक करने में पीछे नहीं छोड़ा हुआ है। हमारे देश के तो तमाम ऐसे जो महानुभाव हैं जो कि सरकार पर उंगली उठाते हैं वो एक अलग है। ऐसे में चुपचाप रहकर और सिर्फ संदेश देते हुए काम करना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है।
जब ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ लगाए थे तो प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो रशिया जाकर मिलते हैं और एक ऑप्टिक्स की दुनिया में वो करते हैं, वो शी जिनपिंग को हक करते हैं और उधर पुतिन से हाथ मिलाते हैं। तो डिप्लोमेसी में इतनी डेफ्टनेस, इतनी ज़्यादा चातुर्यता, इतनी ज़्यादा समझदारी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। अपने कामों से ज़्यादा अपनी चीज़ों पर पैदा करना, मतलब जैसे कहते हैं रसूख पैदा करना। आज आप देखिए फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री में दम है कि वो फ़ोन करके रोक सकते हैं। हाँ, इस ये युद्ध को रोकने की अगर हाँ। किसी में काबिलियत है तो वो सिर्फ इस समय हिंदुस्तान में है। वो चाहे तो रशिया को ये अपील कर सकता है और ईरान को अपील कर सकता है और इजराइल और अमेरिका को अपील कर सकता है कि प्लीज़ स्टॉप द वॉर। यही सेम काम किया था आपने यूक्रेन और रशिया की वॉर में। अब बचता है कि तकरीबन 9 से 10 मिलियन लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं जो परेशान हैं। उनसे तब जो रेमिटेंस आता है वो तकरीबन कहते हैं कि 48 से 50 बिलियन डॉलर का है। तो हमारा इंटरेस्ट है ना वहाँ पे, हमारे लोग रहते हैं। ऐसे में अपने को संभाल कर रखना, किसी देश के खिलाफ कोई काम ना हो पाना, मतलब आपके खिलाफ कोई काम ना कर पाए, स्टेटमेंट ना हो पाए। सऊदी अरब कह रहा है कि अगर आपको ईरान से बहुत ज़्यादा दोस्ती है निकल जाइए यहाँ से। ईरान के सिंपैथाइजर यहाँ भी बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं। ईरान से हमदर्दी हमको भी है, लेकिन साथ में हमदर्दी दोस्ती हमारी इजराइल से भी बनी हुई है। इजराइल से हम हथियार खरीदते हैं, ड्रोन खरीदते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की भी डील हुई है। ईरान से हम तेल खरीदते हैं। हमारा चाबार प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पर पहले से चल रहा है। रशिया से हम लोग डिफेंस लेते रहे हैं, पुराने लेकिन मित्र यूक्रेन से हम अभी भी जाकर हक कर लेते हैं प्रधानमंत्री। ऐसी डिप्लोमेसी तो बहुत ही कमाल की है। क्रिटिसाइज करेंगे तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो वो रिजल्ट तो दिख रहा है। ये सब इस बारे में क्या कहा जा सकता है? एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने में आई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ या इससे पहले यमन में जिस तरह की अशांति हुई थी, या अभी की बात कर ले, भारत ने हमेशा अपने नागरिकों को भी हमेशा सुरक्षित निकाला है। इस पूरे मामले में भी देखेंगे एक क्रेडिबिलिटी एक देश के तौर पर, एक जिम्मेदार देश के तौर पर जो अपने नागरिकों का भी ध्यान रखता है। अक्सर हम इस तरह से देखते थे कि अमेरिका हुआ या इजराइल हुआ, ये अपने नागरिकों की सुरक्षा पे ध्यान देते, वो एक कैरेक्टर होता है देश का। इस बार हमने देखा कि अमेरिका ने जो पश्चिम एशिया के अपने देशों में लोग थे उनको बोला आप निकल जाइए, लेकिन भारत ने व्यवस्था की। क्रेडिबिलिटी के लेवल पे अगर देखा जाए, सुपर पावर होने के बावजूद एक तो पश्चिम एशिया के देशों को वो सुरक्षा प्रदान ना करना जिसकी गारंटी के नाम पे आप तेल का पूरा खेल कर रहे थे। दूसरा, नागरिकों को लेकर जिस तरह से भारत की नीति रही है, चाहे ऑपरेशन गंगा रहा हो, चाहे अफगानिस्तान से निकालना हो, चाहे यमन से निकालना हो, यूक्रेन से निकालना हो, और अब यहाँ मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं, ये एक पूरा एक क्रेडिबल देश के तौर पर भी भारत की एक छवि उभरी है कि ये आने वाले समय में एक जिम्मेदार देश है जो अपने नागरिकों का ध्यान रखता है, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है और विश्व शांति की ओर भी काम करता है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये अपने आप में अंग्रेजी में वर्ड तो टाइट रोप वॉकिंग कहेंगे, लेकिन अपने आप में बहुत ही धैर्य का काम है। आप इसको देखिए कि प्रधानमंत्री को इसलिए थोड़ा इसमें हमको देना ही चाहिए, मतलब जो उनके विरोधी हैं अगर वो थोड़ा तार्किक आधार पर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि वो देंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में वो सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाते हैं, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के भी थे। लेकिन जब भी वही पाकिस्तान ने हरकतें करी तो उससे संबंध पिछले 8-10 सालों में क्या हुए हैं ये भी हमने देखा है। बांग्लादेश की बात मैंने की है कि शेख हसीना को हटाने के बाद वहाँ किस तरह से माइनॉरिटीज़ पर हिंदुओं पे हमले हुए थे। उस दौरान बहुत प्रोवोकेशन इंडिया पे था कि इंडिया किसी तरह से भुग रहे। भारत सरकार का धैर्य उस दौरान भी दिखाई देता है। नेपाल में जो कुछ हुआ तब भी धैर्य दिखाई देता है। हम बार बार अमेरिका के लगभग 19-20 के बाद से दबाव को देख रहे हैं। निकी हेली जब वहाँ पर वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी और जब आई थी और उन्होंने हिंदुस्तान से बड़े तल्खी अंदाज में बात किया था, तब भी हिंदुस्तान ने देखा था। लेकिन अपने आप में इस सब के बीच में कुछ हिकअप्स आए हैं कि हाँ भाई हमको माननी पड़ी है उनकी बातें, हम पर टैरिफ भी लगे हैं, हमारे ऊपर दुनिया की तरह से कुछ नुकसान हमको हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक पावर है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। और जब सैंक्शंस लगते हैं, टैरिफ लगता है, तो उसका असर हमारे फौरी तौर पर हमारी कंपनीज़ को पड़ता है। ऐसे में बिना कुछ कहे और अपनी बात को गंभीरता से मनवाना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। आमतौर पर डिप्लोमेट्स नहीं कर पाते हैं या फिर देश नहीं कर पाते हैं। जब जब इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं तो या तो इस पक्ष में या उस पक्ष में गए हैं, या तो हम सोवियत ब्लॉक में गए हैं पूरा कोल्ड वॉर के टाइम पे, या फिर हम वेस्टर्न ब्लॉक में गए हैं।
ये काम हम तब भी नहीं कर पाए थे जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा कहने गांधी को देश के नॉन प्रधानमंत्री अलायंस थे, लेकिन झुकाव कहने को साफ थे। दिखाई देता अमेरिका था। कभी भी हमको नॉन अलाइंड नहीं माना, अमेरिका ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कभी भी हमको नहीं माना। उन्होंने हमको हमेशा माना कि हम सोवियत संघ के खेमे में हैं, और इसी का है कि सोवियत में CIA के तमाम जो बाद में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट फाइल्स निकली हैं, उसमें माना गया था कि निक्सन से लेकर हेनरी किसिंगर तक ने इस बात को कहा था कि ये तो वही हैं जो कि सोवियत संघ की बात मानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे समय में एक ऐसे देश ने अपनी पहचान बनाई है जो अपने आप में डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में बहुत अच्छी चीज़ है। सही मायनों में डिप्लोमेसी जो होती है कि किसी को कड़वा ना बोलना, उसको सबसे संबंध बना के रखना, ये काम जयशंकर, उनकी टीम ने और प्रधानमंत्री की टीम ने किया है। डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आते और उनको लगता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि आपने अभी बांग्लादेश का जिक्र किया, जिस तरह हमने देखा कि यूनुस सरकार के दौरान जब वो उनकी अंतरिम सरकार थी, किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, क्रिकेट खेलना, वो एक उनके क्रिकेटर को निकाल दिया, क्रिकेट को लेकर इतना विवाद हो। उसके बाद ये जब सब कुछ होता है और भारत जब बांग्लादेश को तेल भेजने की बात करता है, तो भारत की इस कूटनीति पर भारत में ही बैठे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है कि जब हमारे साथ वो अच्छा नहीं है तो फिर उनको हम ये तेल क्यों भेज रहे हैं। ऐसे इसके पीछे क्या कारण होते हैं कूटनीति में, और भारत सरकार के इस कदम को किस तरह से देखा जाए? देखिए, दरअसल ओल्ड एस्टैब्लिश्ड नॉर्म टूट रहा है। मुझे लगता है कि एक नॉम चॉम्स्की की किताब थी जो 1989 में आई थी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी कि हम दुनिया में जो मीडिया है, जो एडवर्टाइजिंग वर्ड है, या जो पूरा का पूरा मीडिया का इकोसिस्टम है, वो एक कंसेंट पैदा करवाता है हमसे, हमको ऐसी चीज़ें दिखाता है कि हम हाँ कर बैठते हैं कि हाँ जी यही ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट शायद संभवतः पिछले 10-12 सालों का एक नया फिनोमेना है कि हम सोशल मीडिया, एल्गोरिथम मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक ऐसा माहौल पैदा करवा दें कि देश में आग लगी हुई है, देश में जो कुछ हो रहा है वो नहीं हो रहा, जो ठीक नहीं हो रहा है, और इससे एक तरह की क्रांति पैदा हो और एक सरकारों के खिलाफ जाए। इसीलिए ऑल्ट मतलब पोस्ट ट्रुथ जैसे वर्ड हैं, या मान लीजिए ये कहा है कि अथॉरिटेरियन रूल है, हिंदुस्तान अब डेमोक्रेसी नहीं रहा। आपको याद होगा कि 11-12 से ट्यूनीशिया, मिडल ईस्ट में, इन सब में फेसबुक के ज़रिए क्रांतियाँ आई हैं। तो ऐसे में ये बड़ा काम है कि ये काम तो उन लोगों को अखर रहा है कि जिनको पिछले 70-80 सालों में जिनकी चल रही थी, यानी कि जिनमें वामपंथी लोग थे, जिनमें लेफ्ट की पूरी का पूरा इकोसिस्टम था, वो एक्सपोज हो गया है। अब राइट हर जगह से अपनी बात कह रहे हैं कि मुझे नेशनलिज्म चाहिए, मुझे अपने देश की बात करनी है, मुझे अपनी संस्कृति की बात करनी है। यही बात अमेरिका कर रहा है। अमेरिका, अगर आप ट्रंप की बाकी नीतियों को हटा दें और ट्रंप के वो जो थोड़ा सा कहना चाहिए कि जो क्रास और अनकूथ उनका एक तरह का स्टाइल है, वरना वो बात तो अपने देश की कर रहे हैं ना, वो भी कहना है कि मुझे हमने अपने देश को महान बनाना है। भारत अपने देशों की बात कर रहा है। शरणार्थियों से दुनिया परेशान है। हम रोहिंग्याओं को रोक रहे हैं, इसका मतलब इसे नहीं कि भारत में ही हो रहा है। यूरोप परेशान है, यूरोप में भी तमाम राजनेताओं पर सब परेशान है। यहाँ से उठते हैं वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रांस में आग लगी है, लंदन में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, बेल्जियम में क्या हो रहा है, इससे परेशान है। डगलस मरी की किताब पढ़ी है, यूरोप इज डाइंग, अपने आप में बहुत क्रेडिबल किताब है। तो दुनिया भर में माइग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम है, और अपने संस्कृति, अपनी कल्चर की बात करने को लेकर। तो जो आपने सवाल किया वो ये है कि दुनिया में जो बना बनाया एक नॉर्म था, बना बनाया जो व्यवस्था थी, उसमें दरारें पड़ गई हैं। उसमें दरारें डालने वाले कौन हैं? उसमें ट्रंप हैं, उसमें यूरोप के लीडर हैं, उसमें भारत के नेता भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमें अपने देश की बात करनी है, अपने स्व की बात करनी है। अब मुझे, जैसे उन्होंने कल एक स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उनका, कहा कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है वो अब युगे युगीन भारत होगा। सेंटर ऑफ पावर माना जाता था। हम और आप लोग ही कहते थे कि भैया नॉर्थ ब्लॉक मतलब ये है, होम मिनिस्ट्री है, साउथ ब्लॉक मतलब पीएमओ है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि सेंटर ऑफ पावर। आज का देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि ये अब सेंटर ऑफ पावर की जगह सेंटर ऑफ कल्चर है, सेंटर ऑफ आम आदमी का जगह। यहाँ पर आइए, देखिए हमारे देश का इतिहास क्या रहा है। तो ये जो नॉमिनक्लेचर था, ये जो शब्दावली थी, वो बदली है, और बना बनाया इस्टेब्लिश जो किला था, जो एक तरह का वो था, वो टूटा है। और उसी टूटने की तकलीफ है कि हमारे देश में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, अमेरिका में भी दिक्कतें हो रही हैं, पूरी दुनिया में दिक्कतें हो रही हैं। उनको लग रहा है कि जैसा पैसा पहले चल रहा था, हम जहाँ जाएंगे हमारी बात मानी जाएगी, हमारी विचारधारा ठीक है, न विचारधारा
बीजेपी की ठीक है, ना संघ की ठीक है, ना अमेरिका की ठीक है, जो हमारा था वही ठीक है। बिल्कुल, और यही बात एक नैरेटिव के तौर पे वो फैलाने के पहले भी कोशिश की गई है। हम अगर युद्ध पे आते हैं और भारत की भूमिका पर आते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अभी फ़िनलैंड के पीएम ने बोला कि भारत जो है इस युद्ध को रुकवा सकता है, अगर वो बात करें प्रधानमंत्री मोदी। आप हम याद जो करिए, मैं आपको रोक के बोलूँगा, आप हाँ, याद करिए यूक्रेन रशिया वॉर में इंडियंस फँसे हुए थे बिल्कुल, और उस समय मैं भी उस युद्ध पे रोका हाँ, गया था। उस कि समय ताकि अटैक इंडियंस रोका को गया था निकाला ताकि जाए। इंडियंस को निकाल सकें। ये और कहाँ उसमें हुआ कई है? पाकिस्तानी भी भारत का झंडा लेकर निकले थे। ये भी अच्छी तरह से याद है। मैं वही आपसे कह रही थी कि है ना, जब हम बात करते हैं इस तरह की, और ये जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन एक इज्जतदार तरीके से, और रास्ता नहीं मिल रहा। ये कहा जा रहा है कई जगह, अगर आप देखेंगे तो इस पे चर्चा कई विश्लेषक कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि भारत वो भूमिका निभा सकता है जिसमें ईरान, इज़राइल और अमेरिका तीनों में शांति भी हो जाए, किसी को ये भी ना लगे कि कौन जीता कौन हारा? देखिए, अगर आप इसको एक तरह से और देखिए, हुँ। भारत दुनिया की संभवतः आर्मीज़ के हिसाब से देखा जाए तो चौथे 5वें नंबर की आर्मी है। हुँ। नेवल फ़ोर्स अलग है, एयर फ़ोर्स अलग है, आर्मी की स्ट्रेंथ अलग है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो सैन्य ताकत में हम शायद अभी बहुत नीचे हैं। मतलब बहुत नीचे तो नहीं, अमेरिका, चाइना, रशिया, कंपैरेटिवली चाइना, इन सब के बाद हमारा नंबर हुँ, 5वां 6वां हुँ, शायद आएगा, हुँ, उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन हमारी पहचान ताकत कितनी है, ये जो लोग अपील कर रहे हैं वो हिंदुस्तान से इसलिए अपील नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है, जाकर अमेरिका को हरा हुँ, देगा। हुँ, ये अपील क्रेडिबिलिटी की अपील है। आज ट्रंप की आप इमेज देखिए, हुँ। ट्रंप को कोई नेटो वाले नहीं पूछने को तैयार है। कोई तैयार नहीं है, ये जापान युद्धपोत नहीं भेज रहा है, नाटो साथ में नहीं आ रहा, उनके खुद के मित्र स्पेन और ब्राज़ील ने कह दिया कि हाँ, हमारे यहाँ इस्तेमाल मत करना, हमारे यहाँ घुस हुँ, मत जाना। हुँ, तो मतलब आप ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सेना का एक तरह से कहें कि सुप्रीम कमांडर, हुँ, उसकी इमेज को आप देखिए। इज़राइल के प्रधानमंत्री की भी इमेज देखिए, पूरा मिडल ईस्ट से लेकर तमाम लोग उनको क्या मानते हैं। हुँ, एक आदमी से अपील की जा रही है कि ये आदमी कर सकता है नई दिल्ली में बैठा हुआ। हुँ, ये अपने आप में बड़ी ताकत है और ये हमारी कल्चर की ताकत है, हमारी शायद पेशेंस की ताकत है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत आलोचनाएँ झेली हैं, विदेश मंत्री भी आलोचनाएँ झेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से हुँ। कि देखिए आपने बांग्लादेश में कुछ नहीं किया, वहाँ पर हिंदू मर रहे हैं, या फिर आप देखिए अफ़गानिस्तान में आप कुछ नहीं करते हैं, या आप या मान लीजिए अमेरिका से आप डर गए टैरिफ वॉर अमेरिका से में। आप, और अमेरिका से हाँ, तो आप बिल्कुल डर गए, आप तो बड़े हाँ, कह रहे आपको थे। तो वही ये बोला जा नहीं, रहा है नहीं, ना। आप तो ये कह रहे थे ना जी माय डियर फ्रेंड ट्रम्प। ट्रंप। हुँ, अब क्या हुआ उस ट्रंप का? लेकिन हुँ, आप देखिए कि ऐसी स्थिति में जो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, हुँ, एक ऐसा आदमी जिसका कल का भरोसा नहीं कि वो कल अपने ही देश के बारे में क्या कह दे, जिसका ये भरोसा नहीं कि जिसने आज इसको अपॉइंट किया है किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, कल उसको ट्विटर पे फायर कर देता है या हुँ, सोशल मीडिया पे फायर कर देता है। ऐसे आदमी के साथ आप ये भी काम कर रहे हो कि जी उसको बावजूद उसके कि वो टैरिफ लगा रहा है, लेकिन कह रहा नहीं, नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। हुँ, ये अपने आप में ताकत है। इसमें तो आपको अगर आपका एक बहुत ही सेन लॉजिकल माइंड है, आपका बहुत ही तार्किक दिमाग है, आपका मन किसी इसमें नहीं है, आप जहाँ कमियां भी देखते हो लेकिन बड़े होल हार्टेडली और पूरा एक होलिस्टिकली अगर आप दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा सरकार आमतौर पर कम मिली है। हमको इस दौरान संगठन होकर रहना है। कुछ दिक्कतें हमको भी आएंगी, कल को मेरे भी गाड़ी के मतलब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो मुझको भी दिक्कत होगी, सही बात है। आपको भी दिक्कत होगी। सभी को। लेकिन ये पूरी दुनिया का इस समय में ये तो क्योंकि वॉर हमने नहीं की है ना, ये तो फंस गए हैं हम, मतलब पूरी दुनिया परेशान समुद्र है। में अगर हाँ। तूफान आएगा तो जहाज हमारा भी हाँ, हिलेगा। क्योंकि हम जो क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे थे ना, अगर देखा जाए आज जो वर्तमान है वो कल इतिहास बन जाएगा। ट्रंप का ये काल अमेरिका के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, और दूसरी तरफ एक डिग्निफाइड देश के तौर पे अगर हम भारत को देखें, ये वही ट्रंप है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इन्होंने कहा था इतने राफेल गिरा दिए, उतने राफेल गिरा दिए, और मैंने ये युद्ध बंद करवा दिया। राफेल की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो लगातार गिरे, लेकिन भारत ने अपनी मर्यादा बनाए रखी, इस तरह के कोई बयान नहीं दिए, जिससे कहते हैं ना टिट फॉर टैट का पूरा मौका था भारत के पास। भारत की ये रणनीति किस तरह से, एक तरह से कंपैरेटिव टू ट्रंप की रणनीति, मैच्योर्ड है, दूरदर्शिता से भरी हुई है, और एक क्रेडिबल इमेज पूरी दुनिया में बनाने के लिए आपको लगता है कि काफ़ी है? दुनिया में इतिहास रहा है कि दंभी, घमंडी और बदतमीज राजाओं को इतिहास ने याद नहीं रखा है। वो रोम से लेकर भारत की प्राचीन सभ्यता में देख लीजिए, ऐसे राजाओं को अक्सर समाज ने धिक्कारा है। ट्रंप भी उसी तरह से जाएंगे।
हालांकि मैं मानता हूं कि ट्रंप ने फॉरेन पॉलिसी के तौर पर कई चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करी है। जैसे कि उनका ये कहना मुझे लॉजिकल लगता है कि अमेरिका की सैन्य ताकत पर यूरोप और या नाटो के देश क्यों अपनी सुरक्षा हमसे चाहें, उसका पैसा दीजिए हमको। वो प्योरली बिजनेसमैन है। प्रॉब्लम ट्रंप के स्टाइल में है, ट्रंप के मुंह में है, जबान में है और बड़बोलेपन में है। ट्रंप को ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी इमेज उससे खराब की हुई है। मतलब उन्होंने भारत को भी अपना दुश्मन एक तरह से बनाया है। मतलब आज भारतीय उनसे बहुत नाराज हैं। हम सब नाराज हैं, इसलिए नहीं कि वो हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए कि उनकी जो कहने का अंदाज है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से किया, वो पैनिक किया कि मैंने रुकवा दिया, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक डिप्लोमेसी में किसी भी स्वाभिमानी आदमी के लिए, किसी भी एक सॉवरन स्टेट के लिए उसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि उनके अभी एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान में ये कह दिया कि हम आपको चाइना नहीं बनने देंगे। या ये अपने आप में हमारे लिए थोड़ी सी एम्बैरेसिंग स्थिति थी। परसों आप अभी 1-2 दिन पहले आप ये देखिए, जापान की पीएम, हाँ, यानी इससे ज्यादा भद्दा मजाक कोई राष्ट्राध्यक्ष कर सकता है किसी के साथ। जब वो जापान की पीएम वहां बैठी, उनसे मिलने गई, उस ठीक पहले वो बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप है जो विश्व में शांति ला सकते हैं, वही विश्व में शांति लाएंगे। और बदले में एक पत्रकार ने बस इतना पूछा कि आपने हमले किए और और अपने किसी भी साथी देश को नहीं बताया, तो ट्रंप उस पीएम के सामने, जापान के पीएम के बगल में बैठ के बोलते हैं कि हाँ, हम उनको सरप्राइज देना चाहते थे, जैसे जापान ने पर्ल हार्बर में हमें दिया था और फिर हमने दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक, यानी वो भारत के दुनिया के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे शायद ही कोई याद करना चाहे, और जिसमें अमेरिका की भूमिका हमेशा विलन के तौर पे ही देखी जाएगी। नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप को दुनिया याद नहीं रखेगी। ट्रंप को दुनिया हमेशा बड़बोले, घमंडी, अनकूथ, अनसिविलाइज्ड एक लीडर के तौर पर याद करेगी, और ये खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि वो इस समय राष्ट्रपति हैं और एक तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं हम अमेरिका के। तो अब दूसरा टर्म आ रहा है। अब पता नहीं वो इस टर्म को भी उनका पहला टर्म मान रहे हैं, क्योंकि उनको गैप आ गया ना। अब वो ऐसा तो नहीं है कि अगले बार लड़ जाएंगे, पर देखना ये है कि वो करेंगे। लेकिन इस दौरान भारत ने जिस तरह से संयम दिखाया, मुझे उस पर गर्व है। हमारे देश में ये कह सकते हैं कि परेशानियां हैं, हमको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है, नो डाउट। सरकार को उस समय बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई थी, सरकार चुप थी कि जब आपने कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, और फिर आपने ये कहा कि हम आपको चीन नहीं बनने देंगे। ये सब थोड़े हिकअप्स हैं हमारे लिए। लेकिन इस दौरान जो एक सभ्य देश क्या करेगा, आप ही सोचिए। आपके घर में आगे कोई बदतमीज पड़ोसी आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप या तो उसके लेवल पे उतरिए और अपना नुकसान कराइए, या फिर आप गंभीरता से आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए चुप रहिए, इग्नोर करिए और अपने को बचाते चलिए, अपने काम से अपना जवाब दीजिए। वो काम किया है। इस दौरान आप चाहें तो हम प्रधानमंत्री को, सरकार को, विदेश मंत्री को खूब आप ब्लेम करिए, लेकिन बड़े ही टाइट रोप वॉकिंग करते हुए, बहुत ही अच्छे से संभल के चलते हुए, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, ऐसे में चलते हुए अच्छा काम है। मैं तो उसके लिए पूरे 100 में से 100 मार्क्स देने को तैयार हूँ। अंत में आपसे यही पूछूंगी, क्योंकि हमारी पूरी चर्चा ही भारत की इस कूटनीति और विदेश नीति पे है। आपको लगता है भारत जो है फ़ोन करेगा, तीनों ही पक्षों से बातचीत करेगा, इजराइल से, अमेरिका से और ईरान से, और आपको लगता है कि ये शांति स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाने का जो मौका मिला है, भारत उस पर खरा उतरने के प्रयास करने की कोशिश करेगा? नहीं, इसको इस सवाल पर की उम्मीद करना थोड़ा जाती होगी, क्योंकि सबके इंटरेस्ट हैं। एग्जैक्टली। जैसे ईरान ने कह दिया कि हम दुनिया के उन तमाम स्थानों पर हमला करेंगे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। यानी कि वो देखिए, वो उधर से हम पिट रहे हैं तो वो उधर हमला करेंगे। ये अपने आप में अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। उसमें तो फिर हिंदुस्तान के भी वो ईरान इसमें आ गया, हम मरेंगे तो सबको लेकर डूबेंगे। तो ये, लेकिन पर हाँ, इस दौरान ये है कि आपकी बात कौन सुन सकता है। जो नए राष्ट्रपति बने हैं, खमनेई के बेटे, अगर उनको भी फोन कराए तो हिंदुस्तान फोन कर सकता है। क्या ट्रंप भी काम कर सकते हैं? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ही काम कर सकते हैं? ट्रंप ने तो कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं, वहाँ कोई नेता ही नहीं बचा हमसे बात करने के लिए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब वो ट्रंप को देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका एयर पावर में सुपर है, ऊपर से बम तो बरसा सकता है, पर ग्राउंड में उनको दिक्कत होगी। अब वो 50,000 उन्होंने मरीन भेजने की बात तो कही है, लेकिन अब कैसे होगा? पर वो आप ये भी तो देखें ना, इतिहास में वियतनाम में यही हुआ था, अफगानिस्तान, अमेरिका की जनता ही इसके खिलाफ हो गई थी, अफगानिस्तान में यही हुआ। तो अनुभव उनका बहुत खराब रहा है, और इस रीजन में तो और भी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि इसका उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, बगल में आप अफगानिस्तान से अभी 4-5 साल पहले निकले हैं, उसी अफगानिस्तान से आप निकले हैं 20 साल की लड़ाई के बाद। अब और वो तो कोई देश भी नहीं बचा था, एक तरह से वो तो क्योस हो गया था।
ईरान तो प्रॉपरली एक देश के तौर पर काम कर रहा है, जिसकी नेवी है, जिसकी एयरफोर्स है, जिसकी आर्मी है, और जो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में एक बड़ा प्रभाव शियाओं पर और अलवाइट शियाओं पर रखता था। उसके प्रति बड़ी सिंपैथी भी है दोनों देशों में। ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत ही कोई नेगेटिव मुल्क रहा हो। ईरान ने उस दौरान सऊदी अरब की तरह फंडिंग नहीं करी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक अपनी उनके इंटरेस्ट में बात अलग है। हिंदुस्तान से तो उनके संबंध ठीक ठाक रहे हैं, हमारे तो हिस्टोरिकल संबंध हैं उनके साथ में। हमारी बात सुनी जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कल को प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री किसी भी जगह फ़ोन करेंगे तो वो प्रॉपर सुनेंगे और स्टेटमेंट जारी होगा कि हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई और हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ से युद्ध बंद हो, शांति की अपील हो। मानता कौन है ये एक अलग बात है, लेकिन ये अकेली ताकत सिर्फ इस समय हिंदुस्तान में है कि जो प्रधानमंत्री में है, जो कहीं भी फ़ोन करके कह सकते हैं प्लीज़ स्टॉप द वॉर। नहीं, और ये तो बात सही है। और हम तो तालिबान की बात कर रहे थे, जैसे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया, उसके बाद तालिबान से संबंध अच्छे हैं हमारे वहाँ पर हम अफगानिस्तान उनको में। सहायता भेज रहे हैं, हम उनको हमको सहायता मेडिकल भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया, हम उनको मेडिकल। सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान की तो ना नीयत अच्छी है तो उधर तो संबंध अच्छे होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन बाकी आप पूरी दुनिया में देखिए, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के जहाज़ों का सुरक्षित निकलना ही अपने आप में ये जवाब देता है कि भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति किस तरह की है। भारत में बैठा विपक्ष अगर चाहे वो कुछ भी बोले, या एक विचारधारा के लोग तरह तरह के सवाल उठाएं भारत की चुप्पी पर, लेकिन बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत काम कर रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि भारत को के इन प्रयासों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और भारत की शक्ति को पूरी दुनिया देख रही है। और चलते फिरते लोग बात कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष। देखिए, मैं आपको बताऊं, कमज़ोर और ताकतवर की लड़ाई में दुनिया में मानवीय जो एक पहलू आता है वो ये आता है कि लोग कमज़ोर के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हैं। आप इसको क्रिकेट से जोड़ के देखिए। हाँ। 70 और 60 के दशक में जब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स पूरे तूफान मचाते थे, उस समय गावस्कर या फिर उस समय गुंडप्पा विश्वनाथ की तारीफ इसलिए होती थी कि वो बहुत अच्छे से खेलते हाँ, थे। वो जब बाउंसर्स फेंकते थे तो खेल एक पाते अकेला थे। आदमी था, हाँ। या एक दो लोग और थे, हाँ, जो टिक विश्वनाथ। पाते थे बड़ी मुश्किल से। भारत उसी तरह की है कि दुनिया के बाउंसर्स उस समय आ रहे हैं, उससे ये बॉल भी अच्छे से खेल रहा है, स्पिन भी अच्छे से खेल रहा है और टिका हुआ है। और टिका हुआ है। तो रेस्पेक्ट इसीलिए पैदा होती है, जो कि एक तरह से कहें कि अगेंस्ट द विंड अगर कोई तैराक अगर कर पाता है, तारीफ उसकी होती है। ये काम तो इस समय हिंदुस्तान कर रहा है। कुछ थपेड़े लगेंगे, कुछ गोते भी लग सकते हैं, कुछ आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस Long पूरे term में टर्बुलेंट देखा वाइब में है, हाँ। हिंदुस्तान तैर तो रहा है। बिल्कुल। आप अनुराग जी आए, आपने पूरी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगर आपको चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।